नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग यूपीएसआई के लिए यूपीएसआई का जो 2021 में एग्ज़ाम हुआ था, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बात करते हैं यह हमारा क्वेश्चन कब का है, तो आप कहेंगे 15 नवंबर 2021 का क्वेश्चन है और यह किस शिफ्ट का है, तो आप कहेंगे प्रथम शिफ्ट का है, फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, देखिए 9 बजे से 11 बजे वाली जो शिफ्ट हुई थी 15 नवंबर 2021 का है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम के पेपर है। यहाँ देखिए सिविल सेवा। ठीक है, तो बात करते हैं इसमें हम आज जो है हिंदी प्लस जीएस की बात करते हैं, जीके जीएस की टोटल 80 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग शामिल करेंगे। तो शुरुआत से आप लास्ट तक बने रहिएगा। शुरुआत में जो है हम 40 क्वेश्चन हिंदी के पहले रखे हैं। ठीक है, पहले हम लोग 40 क्वेश्चन हिंदी के, फिर उसके बाद 40 क्वेश्चन जो है जीके जीएस की बात करते हैं तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इससे पहले हम बात करते हैं, काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है, पिछली बार कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, क्या क्या संभावना है, किस टॉपिक को हमें ज़्यादा पढ़ना है, यह आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से और हिंदी से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है। आचार्य भरत के अनुसार हमें बताना है कितनी संख्या मानी गई है, तो आप कहेंगे आचार्य भरत के अनुसार 8 संख्या मानी गई है रसों की। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से किताब शब्द क्या है। किताब तत्सम है, तद्भव, देशज, विदेशज, तो आप कहेंगे किताब जो है विदेशज शब्द है। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है। तीसरा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं। जो विदेशी भाषा से उपसर्ग आते हैं उसे क्या कहते हैं, आगत उपसर्ग कहा जाता है, जो विदेशी उपसर्ग होते हैं। चौथा प्रश्न है, अब आपसे पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को क्या कहा जाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को अभिप्सा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभिप्सा कहा जाता है, बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। पांचवा प्रश्न है, इसमें पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह की पहचान हमें बताना है। विस्मयादि बोधक के चिन्ह की पहचान बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यह कौन सा होता है, तो आप कहेंगे पूर्ण विराम हो जाएगा। यह आपका प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। यह कौन सा चिन्ह होता है, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा हमें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। छठवां प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है। विजय तेंदुलकर की कमला भी है, खामोश अदालत जारी भी है, घासीराम कोतवाल भी है, लेकिन नेफा एक शाम की बात करते हैं, यह तेंदुलकर जी द्वारा नहीं लिखा गया है। अगर हम नेफा की एक शाम की बात करते हैं तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो आप कहेंगे यह लिखा गया था ज्ञानदेव। किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप कहेंगे ज्ञान दो देव अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया था, अग्निहोत्री का। ठीक है, यह रचना है। हमसे पूछा गया था कि तेंदुलकर जी की रचना कौन सी नहीं है, तो आप कहेंगे नेफा एक शाम जो है यह ज्ञान देव अग्निहोत्री जी की है, तेंदुलकर जी की नहीं है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सातवां प्रश्न है, अब इसमें आपसे पूछा गया है कि काठ होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। काठ होना सचेत होना, लकड़ी होना, या फिर मूर्ख होना, स्तब्ध होना, तो आप कहेंगे काठ होना अर्थात स्तब्ध होना, डी वाले ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संयोग का विपरीत आर्थी शब्द है। संयोग का विलोम हमसे पूछा गया है, तो संयोग का विलोम होता है वियोग।
जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है। 9 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? खड़ी बोली तो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, अवधी भी बोली जाती है, ब्रजभाषा भी बोली जाती है, मैथिली की बात करते हैं तो यह आपके बिहार में बोली जाती है। कहाँ? बिहार में बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए आपसे पूछा गया है, जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं तो उसे कहा जाता है श्लेष अलंकार कहा जाता है। ठीक है, हमसे पूछा गया है प्रतीक अलंकार इनमें से किससे संबंधित है? जो प्रतीप अलंकार है यह किससे संबंधित है? प्रतीप की बात करते हैं तो यह उपमा अलंकार से संबंधित है। कह रहा है विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? विशेषण से भी प्रश्न पूछे गए थे। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो आप कहेंगे संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। ठीक है, विशेषण जो होता है संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। आगे बात करते हैं, इनमें से भाववाचक का उदाहरण है। भाववाचक का उदाहरण बताना है। भाववाचक, आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप में चला नहीं जाता। क्या कहेंगे? धूप में चला नहीं जाता। भाववाचक की पहचान की बात करते हैं तो वाक्य में ज़्यादातर आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आप कहेंगे धूप में चला नहीं जाता, यह भाववाचक का उदाहरण हो जाएगा। पूछा गया है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे यह हो जाएंगे चंद्रबरदाई। यह अक्सर पूछा गया है। सबसे बात करते हैं पृथ्वीराज रासो की, चंद्रबरदाई हो जाएगा। आगे बात करते हैं 15 नंबर का प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? राम खाता होगा, कंफर्म नहीं है खा रहा है कि नहीं खा रहा है, तो आप कहेंगे संदिग्ध की बात की जा रही है, राम खाता होगा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं। चित्रा मुग्दल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? चित्रा जो मुग्दल हैं उनकी कौन सी पुस्तक के साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो आप कहेंगे नाला सोपारा या पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, पूछा गया है ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे काव्य भाषा में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। चोर उठ भागा इस वाक्य का उदाहरण बताना है। चोर उठ भागा किस वाक्य का उदाहरण है, किस क्रिया का उदाहरण है? तो आप कहेंगे चोर पहले उठा उसके बाद भागा, अर्थात एक क्रिया समाप्त करके दूसरे क्रिया में लग जाना पूर्वकालिक क्रिया कहला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर के प्रश्न में है, आपसे पूछा गया है ताजमहल देखने जाएंगे। हम लोग जो है ताजमहल देखने जाएंगे, अर्थात देखने जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। हम लोग, अगर सॉरी हम की बात कर रहे हैं, हम ताजमहल देखने जाएंगे पुरुषवाचक में हो जाएगा। आगे बात करते हैं, सुई और तागे के बीच कविता किस रचनाकार की है? सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? तो आप कहेंगे केदारनाथ सिंह द्वारा यह लिखा गया है। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है इनमें से किस शब्द का हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होता है? होठ, सूरज, पानी, सोना। तो आप कहेंगे होठ का जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गए। अभी हमसे प्रश्न पूछा गया था यह कौन सा चिन्ह है? तो आप कहेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह बताया गया था। अब यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा करके पूछ लिया है तो आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा? विस्मयादि बोधक हो जाएगा। अरे के बाद यहाँ लगाया गया है, आप कहेंगे अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है तो आप कहेंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय कैसे लिखा जाता है? राष्ट्रीय की बात करते हैं, डी वाले ऑप्शन में बिल्कुल सही लिखा गया है।
24 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है रस के कितने अवयव होते हैं। रस के कितने अवयव होते हैं, तो आप कहेंगे 4 होते हैं। क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया है रस के कितने अवयव होते हैं। 4 होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है आपका कहेंगे अस्थाई भाव। अस्थाई होता है ना, अस्थाई, अस्थाई भाव हो जाएगा। दूसरा आपका होता है विभाव। तीसरा आपका होता है अनुभाव। और चौथे की बात करते हैं तो चौथा होता है संचारी भाव। संचारी भाव, ठीक है। यह आपके रसों के 4 अवयव होते हैं। आगे बात करते हैं, 25 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा गया है घर का पर्यायवाची नहीं है। निलय भी होता है, निवास भी होता है, गृह भी होता है, प्रवास नहीं होता है। प्रवास घर का पर्यायवाची नहीं होता है। आगे बात करते हैं, 26 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा गया है कि हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार कौन है? तो आप कहेंगे अज्ञेय जी द्वारा यह लिखा गया है। ऑप्शन बी वाले में दिया गया था। पूछा गया है इनमें से किस शब्द का अर्थ ऐतराज भी होता है। किसका अर्थ ऐतराज भी होता है? तो आप कहेंगे आपत्ति करना, ऐतराज करना। सी वाले में दिया है। गद्यांश की बात करते हैं। यहाँ से हम लोग को गद्यांश पढ़ना, उसके बाद आंसर देना है इसका। कह रहा है अंत में मैंने कहा भाइयों, हम अपनी प्राथमिक पाठशाला में इससे भी अधिक काम कर सकते हैं। इतना काम कर सकते हैं कि वर्तमान प्राथमिक शिक्षा का रूप ही बदल जाए, काया पलट ही हो जाए। लेकिन बात यह है कि, एक मिनट, दुनिया की जो सूरत आज है वह पहले नहीं थी। सूरत बदलने का यह काम मनुष्यों ने ही तो तय किया है। आवश्यकता है लगन की, प्रखर आत्मविश्वास की, अखंड एक निष्ठा की। यह जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे प्रयोग कर सकें। यह तो थोथी बात है। जब आदमी कुछ करना नहीं चाहता तब ऐसे ही बहाने बनाता है। सच्ची चीज तो दिल की लगन है। वह लगन जो किसी चीज के लिए तड़पने वाली हमारी आत्मा से हमें प्राप्त होती है। और चंपक लालजी परिमाण की चिंता तो प्रयोग करने वाले को जितनी होती है उतनी ही दूसरों को भी हो ही नहीं सकती। आप वेतन वृद्धि की इच्छा से अच्छे परिणाम की चेष्टा करते हैं और मैं प्रयोग के लिए प्रयोग करता हूं, जिससे मेरा उद्देश्य सिद्ध हो और कार्य क्षेत्र व्यापक बने। मुझे चिंता रहती है कि कहीं मेरी निष्फलता मेरे बाद के प्रयोग करने वाले के लिए बाधक ना बन जाए। ठीक है, यह गद्यांश था। अब इसमें हमसे पूछा गया है, गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। कह रहा उपयुक्त जो गद्यांश का लेखक क्या कहना चाहता है। लेखक क्या कहना चाहता है? लोग काम करें। इस गद्यांश का अर्थ है लोग काम करें। दूसरा है 29 नंबर के प्रश्न में कि उपयुक्त गद्यांश के अनुसार किसी भी स्थिति को बदलने के लिए कैसे लोग की जरूरत है। कैसे लोग की जरूरत है हमने अभी गद्यांश में पढ़ के आया। जिनके दिल में लगन होती है वह कुछ भी कर सकते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ही अच्छे प्रयोग कर सकते हैं। इस वाक्य में ध्वनित होता है। आप कहेंगे इस वाक्य में ध्वनित जो होता है भाषिक पूर्वग्रहों से ग्रसित है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है कि बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, इस पंक्ति के लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखी गई है?
तो आप कहेंगे यह बिहारी द्वारा लिखी गई है। आगे बात करते हैं, कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद होते हैं? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय होते हैं ना, तो किसके भेद होते हैं? तो आप कहेंगे प्रत्यय के भेद होते हैं। कह रहा है कि घना छरी में कौन सा छंद है? घना छरी में कौन सा छंद है? तो आप कहेंगे वर्णिक छंद है, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है। इसकी बात करते हैं, रोला और उल्लाला से मिलकर के कौन सा छंद बनता है? तो आप कहेंगे रोला और उल्लाला से मिलके छप्पय बनता है। आगे बात करते हैं, पवनाशय में कौन सा समास है? पवनाशय की बात करते हैं, पवन प्लस आशय का होता है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए 36 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे स्वयंभू जी को कहा जाता है। आगे की बात करते हैं, अब देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? खड़ी बोली के पहले कवि की बात की जा रही है, तो अमीर खुसरो हैं, जो कि ऑप्शन पहले वाले में ही दिया है। 38 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें पूछा गया है, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें गुरु स्वर कहते हैं। इनकी पहचान कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, गुरु स्वर कहते हैं। गुरु स्वर को और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ठीक है, दीर्घ कहते हैं, दीर्घ स्वर भी कहते हैं। लघु को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। आगे बात करते हैं, 39 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं? जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन, कुछ भी नहीं है, ठीक है, अकिंचन। 40 नंबर का प्रश्न है, इसकी बात करते हैं, इसमें पूछा गया है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आप कहेंगे प्रिय प्रवास है, ठीक है। तो हमारा जो है हिंदी का प्रश्न यहीं समाप्त होता हुआ। चलिए जीएस के भी हम प्रश्न आज इसमें शामिल कर लेते हैं, जीएस के भी 40 प्रश्नों को इसमें ऐड किया जाता है। जीएस में देखिए पहला प्रश्न पूछा गया था कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना हुई थी कब? 1985 में हुई थी। आगे बात करते हैं, दूसरा प्रश्न पूछा गया था, विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है विंटर शेर्प को जाना जाता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, इसमें कह रहा है कि रायथू साधिकारा संस्था के माध्यम से किस राज्य सरकार ने शून्य बजट पर प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम लागू किया था? तो यह लागू किया था आंध्र प्रदेश। आगे बात करते हैं, चौथा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान ने संपूर्ण भारत के किस हिस्से, कह रहा कि संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आप कहेंगे यह अनुच्छेद 19 में बात की जा रही है, किसी हिस्से में आप कहीं भी भ्रमण करके बस सकते हैं, यह 19 के आप कहेंगे 5वें में शायद दिया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, 5वां प्रश्न है, इसमें कह रहा है ग्रेफाइट, डायमंड और बिकमिनिस्टर फुलरिन किस तत्व के अवरूप होते हैं? तो आप कहेंगे यह कार्बन के अवरूप हैं। 6वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार से संबंधित है? संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार से अनुच्छेद 105 की बात की गई है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? यूपीएससी से कौन सा है? तो आप कहेंगे यूपीएससी के लिए जो है यह आपका भाग जो हो जाएगा, आप कहेंगे भाग संख्या 14 में की गई है। अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो 315 से लेकर के यह 323 तक बताया गया है यूपीएससी के बारे में। चलिए 8वां प्रश्न है, देख लीजिए, इसमें पूछा गया है कि 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करने वाले थे देवेंद्र नाथ टैगोर जी थे।
अगला प्रश्न है 9 नंबर का। इसमें आपसे पूछा गया है वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन जो किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की माला है। इलायची पहाड़ी कहाँ है, तो आप कहेंगे पश्चिमी घाट की यह पहाड़ी है इलायची पहाड़ियाँ। आगे बात करते हैं 11 नंबर का प्रश्न है कृषक से एकत्रित भूमि राजस्व किस रूप में और जाना जाता है, तो आप कहेंगे इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। आगे बात करते हैं मोन खमेर भाषा का समूह किससे संबंधित है। मोन खमेर भाषा का जो संबंध है यह आप कहेंगे ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए 13 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि आईपीसी के अनुसार एक ठग को का दंड दिया जाएगा। जो एक ठग होता है उसे क्या दंड दिया जाएगा, आजीवन कारावास या फिर जुर्माना लगाया जा सकता है जो ठग के होता है आईपीसी के तहत में। 14 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि वाहन चालक कोई अपराध नहीं है। अगर वह कैसा काम करता है तो कोई अपराध नहीं है, तो आप कहेंगे बिना इमोबिलाइजर के अगर वह वाहन चलाता है तो कोई अपराध नहीं करता है। आगे 15 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत इनमें निम्नलिखित में से कौन सा जो है निरुद्ध नज़रबंदी का आधार है। कौन सा हो जाएगा, पहला दिया है ऐसे किसी भी तरह के कार्य करना जो राज्य के सुरक्षा के प्रतिकूल हो, तब आपको नज़रबंद किया जा सकता है। ऐसी किसी भी तरह से कार्य करना जो सार्वजनिक व्यवस्था के रख रखाव के प्रतिकूल है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। ऐसे किसी भी तरह के कार्य करना जो समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बनाए रखने के प्रतिकूल है, यह भी आपका सही हो जाएगा। तो आप कहेंगे ए बी सी द्वारा तीनों में दिया गया है। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आप नज़रबंदी के आधार हो जाएंगे। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया है। किस भाग को किया गया है, तो आप कहेंगे भाग संख्या 4। भाग संख्या 4 हो जाएगी। भाग संख्या 4 36 से कितने के बीच में होता है, तो आप कहेंगे 36 से 51 के बीच में, जिसे डीपीएसपी के नाम से भी जाना जाता है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात की जा रही है भाग संख्या 4 में। 17 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश 1980 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की संतुष्टि की न्यायिक समीक्षा का प्रश्न के मामले में उठाया जा सकता है। किसके मामले में उठाया गया था, यह पूछा गया है। तो आप कहेंगे ए.के. राय बनाम भारतीय संघ। ठीक है, ए.के. राय बनाम भारतीय संघ 1980 का मामला है। 18 नंबर का प्रश्न है। अब इसमें पूछा गया है कि भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद किस प्रावधान के तहत जो है सृजित किए गए थे। अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष के जो पद हैं किस प्रावधान के तहत सृजित किए गए थे, तो आप कहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत यह पद लाए गए थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद जो है चुनाव कराने के लिए अधिकार देता है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 324 में बात की गई है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए 20 नंबर का प्रश्न है आपसे। इसमें पूछा गया है राजीव गांधी को सरकार ने 1986 में पंचायती राज संस्थानों के बारे में अध्ययन करने के लिए कौन सी समिति का नियुक्त किया गया था। 1986 की बात की जा रही है, तो आप कहेंगे एल.एम. सिंघवी समिति होता है। कौन सा, एल.एम. सिंघवी समिति के तहत। आगे बात करते हैं। 21 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद माल और सेवा कर परिषद से संबंधित है। माल और सेवा कर से
जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिया जाता है, यह किस अनुच्छेद के तहत? आप कहेंगे अनुच्छेद 279 के ए में बात की गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी जो है अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम 1947 में पारित हुआ था। 23 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। कितने वर्ष के लिए बने रहेंगे? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष व सदस्य जो होते हैं वह 3 वर्ष के लिए अपने पद पर बने रहेंगे। 24 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियम का मसौदा तैयार किया था? प्रश्न पूछा गया है किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया था? तो आप कहेंगे यूरोपीय संघ द्वारा यह तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने का उद्देश्य से किया गया था। सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने का उद्देश्य किससे किया गया था? तो आप कहेंगे बंधुता से किया गया था। आगे बात करते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पद साइबर स्पेस से संबंधित है? साइबर स्पेस से संबंधित गलत है, या पूछा गलत वाला पूछा गया था। ठीक है, तो आपके बी वाले में दिया है, बी वाला ही गलत है। आगे बात कर लेते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचना का सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 28 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि वह अरब जनरल कौन था? वह अरब का जनरल कौन था जिन्होंने 711 एडी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा कर लिया था? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। आगे बात करते हैं। 29 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों के बीच संबंध को पहचानना है। पहला दिया गया है, कह रहा है कि भूमि राजस्व मुख्य रूप से भूमि पर लगाने से प्राप्त होता था। भूमि जो कर है, भूमि राजस्व मुख्य रूप से भूमि पर लगाया जाने वाला टैक्स था। बिल्कुल सही है। संक्षेप में भू राजस्व जो है भूमि से प्राप्त उत्पाद पर लगाया जाता था। बिल्कुल उत्पाद पर ही लगाया जाता है। आप कहेंगे ए और बी दोनों सही है, बी ए की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन ओपेक का गठन में किया गया था। ओपेक का जो गठन है यह कहाँ किया गया था? तो आप कहेंगे बगदाद सम्मेलन में किया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 31 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि मानवाधिकारों का संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के ए के अनुसार मानवाधिकार से संबंधित है। मानवाधिकार से संबंधित क्या हो जाएगा? जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा। तो आप कहेंगे सभी हो जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर भी कहा जाता है? कारपेट सिटी किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे भदोही को भी जाना जाता है। भदोही के साथ मिर्जापुर भी कहीं कहीं मिल जाता है। 33 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण की बात करेंगे तो दुग्धालय जो होता है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 33 के बाद देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, पूछा गया है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की शुरुआत की जिसका उद्देश्य अधिशासी मंडल को बदलना था? अधिशासी मंडल को बदलना था।
कॉलेजियम प्रणाली को बदलना था। कौन सा था संशोधन? तो आप कहेंगे 99 वाला जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत हुआ था। 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित योजनाओं में से किस का उद्देश्य टीबी रोगियों को पोषण संबंधित सहायता के लिए प्रोत्साहित करना है? तो आप कहेंगे निश्चय पोषण योजना है, निश्चय पोषण योजना। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि किसके मामले में अदालत ने कहा कि नगरपालिका सरकार को अपनी नागरिक सेवाओं के बहाने के रूप में संशोधन की कमी के बारे में बताने की अनुमति नहीं देगी। यह किस मामले में कहा गया था? तो आप कहेंगे नगर परिषद मामला जो था, कौन सा? रतलाम बनाम वर्धीचंद का था। ठीक है। 37 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, इसकी बात करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है सेबी का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है। सेबी का फुल फॉर्म हमसे पूछा गया है तो आप कहेंगे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है। 38 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पास भारत के मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति है? भारत के किस व्यक्ति के पास जो है मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति है? तो आप कहेंगे भारत के राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है, मुख्य सूचना आयुक्त को हटा सकते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि शिक्षा और अनुसंधान पहल गतिशीलता कार्यक्रम में कौन सा देश शामिल है? पहल गतिशीलता कार्यक्रम के देश में जो शामिल है, आप कहेंगे भारत और यूनाइटेड किंगडम की बात हो जा रही है। 40 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, नगद में प्राप्त अधिनियम कितने रुपए तक व्यक्तिगत उपहारों को आय नहीं माना जाता है? कितने उपहारों तक? आप कहेंगे 50,000 तक के उपहार पर आय नहीं माना जाता है। ठीक है। तो हमारा जो है हिंदी और जीएस के यहाँ तक के प्रश्नों को शामिल किया गया था। 40 प्रश्न उसके और 40 प्रश्न 40 हिंदी के प्लस 40 हम लोग जीएस के सॉल्व किए हैं, टोटल 80 क्वेश्चन। अब हमारे पास बच गए हैं रीजनिंग के प्लस मैथ के, इसको भी हम अगले वीडियो में शामिल कर लेंगे। टोटल 80 क्वेश्चन वहाँ भी अपलोड किए जाएंगे। ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। और बात करते हैं, आप पीडीएफ यह डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।